युग अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहता है, हाँ, क्योंकि तुम कामेश्वरी यक्षिणी तो बिल्कुल भी नहीं हो। कामेश्वरी यक्षिणी एकटक युग को ही देखते रहती है पर उससे कहती कुछ नहीं है। युग फिर कामेश्वरी यक्षिणी से गुस्से के साथ बोल पड़ता है, अगर तुम कामेश्वरी यक्षिणी हो तो बताओ मुझे कि तुम कब और कैसे आजाद हुई। कामेश्वरी यक्षिणी अभी भी चुप ही रहती है, युग के सवाल का कुछ जवाब नहीं देती है। युग कामेश्वरी यक्षिणी को भड़काते हुए कहता है, मुझे पता है कि तुम क्यों मुझसे कुछ नहीं बोल रही हो, क्यों मुझे कुछ बता नहीं रही हो कि तुम कब और कैसे आजाद हुई, क्योंकि मैं सच बोल रहा हूँ और सच के सामने झूठ एक पल भी नहीं टिकता है। और सच ये है कि तुम कामेश्वरी यक्षिणी नहीं हो। कामेश्वरी यक्षिणी बड़े ही नम लहजे के साथ युग से पलट कर कहती है, मैं तुम्हें नहीं बता रही कि मैं कब और कैसे आजाद हुई, सिर्फ इस बात से तुम्हें लगता है कि मैं कामेश्वरी यक्षिणी नहीं हूँ। युग कामेश्वरी यक्षिणी के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, सिर्फ इस बात से नहीं, और भी कई सारे कारण हैं। कामेश्वरी यक्षिणी एक देवी थी और तुम मुझे एक देवी तो कहीं से भी नहीं लग रही हो। जैसे ही युग ये बात बोलता है, कामेश्वरी यक्षिणी को अनुराग की याद आ जाती है, क्योंकि एक अनुराग ही था जो कामेश्वरी यक्षिणी को देवी मानता था, बाकी सब तो उसे डायन ही समझा करते थे। अनुराग को ही कामेश्वरी यक्षिणी के अंदर देवी दिखती थी। युग अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, एक देवी के अंदर हर गुण होते हैं और सबसे बड़ा गुण होता है ममता का, और मुझे तुम्हारे अंदर तो यामिनी के लिए जरा सी भी ममता नजर नहीं आती है, बस एक मतलब नजर आता है। तभी तो उस रात तुम उससे बस ताज मांगती रही, एक बार भी उससे ये नहीं पूछा कि वो कैसी है। कामेश्वरी यक्षिणी अभी भी खामोशी के साथ ही खड़ी रहती है, युग की बातों का पलट कर कुछ जवाब नहीं देती है। युग कामेश्वरी यक्षिणी से वही बातें कर रहा था जो कहीं न कहीं यामिनी कामेश्वरी से करना चाहती थी पर कर नहीं पाई थी। युग यामिनी से प्यार करता था और उसे पता था कि यामिनी के मन में क्या बातें चल रही थी, यही सच्चे प्यार की निशानी थी। युग गुस्से के साथ फिर कामेश्वरी यक्षिणी से बोल पड़ता है, तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है जैसे बचपन में पापा ने तुम्हारे बारे में जो भी बातें मुझे बताई थी वो सारी झूठ है। सच तो ये है कि तुम एक डायन ही हो। मुझे तो ये लगता है कि तुम्हें जो अभिशाप मिला था उसकी वजह भी तुम खुद ही थी। ना तुम भक्षानर के सामने वो शर्त रखती, ना तुम्हें वो अभिशाप मिलता। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हें देखकर भक्षानर का मन तुम्हारी बाहों में सिमटने का नहीं हुआ होगा, बल्कि भक्षानर को देखकर तुम्हारा मन उसकी बाहों में सिमटने का हुआ होगा, तभी उसने वो सब तुम्हारे साथ किया। ऐसा लग रहा था जैसे युग जानबूझकर ये सब कह रहा था। वो कामेश्वरी यक्षिणी को गुस्सा दिलाना चाहता था, उसे भड़काना चाहता था, ताकि उस भड़कने की आग में कामेश्वरी यक्षिणी खुद उसे सारी सच्चाई बता दे कि वो कब और कैसे आजाद हुई। पर कामेश्वरी यक्षिणी ने भी युग की इस चालाकी को पहले ही भांप लिया था। कामेश्वरी यक्षिणी बड़ी चालाकी के साथ कहती है, अगर मैं कामेश्वरी यक्षिणी नहीं हूँ तो तुम ही बता दो मैं कौन हूँ। युग गुस्से के साथ पलट कर कहता है, तुम एक बहरूपिया हो जिसने कामेश्वरी यक्षिणी का रूप ले रखा है। कामेश्वरी यक्षिणी पलटकर कुछ कहती उससे पहले ही रज्जन गुस्से के साथ बोल पड़ता है, ये तू क्या बोले जा रहा है युग? मुझे लगा था तू कामेश्वरी से वो बात करेगा जो तूने मुझसे कही थी, पर तू तो कुछ के कुछ बोले जा रहा है। तू तो अपने बाप से भी ज्यादा गया बीता है। युग अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहता है, तुझे मुझे जो बोलना है बोल ले रज्जन, पर सच्चाई ये है कि ये कामेश्वरी यक्षिणी नहीं है, ये एक बहरूपिया है। रज्जन युग से कहता है, कामेश्वरी यक्षिणी को पहचानने में तुझसे कोई गलती हो सकती है पर मुझसे नहीं। मैं कामेश्वरी की रग रग से वाकिफ हूँ और मैं अच्छे से जानता हूँ कि यही कामेश्वरी यक्षिणी है। युग गुस्से के साथ कहता है, अगर यही कामेश्वरी यक्षिणी है तो फिर ये बताती क्यों नहीं कि ये कब और कैसे आजाद हुई। युग एक लंबी आह भरते हुए फिर बोल पड़ता है, उस भक्षानर के अंश ने इतने सालों तक इसे कैद करके रखा, फिर अब ये अचानक से कैसे आजाद हो गई। रज्जन कुछ कहने वाला था कि उससे पहले ही कामेश्वरी यक्षिणी बोल पड़ती है, मैं तुम्हें कुछ क्यों बताऊं युग, आखिर तुम होते कौन हो मुझसे सवाल जवाब करने वाले? तुम मेरे लगते क्या हो जो मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब दूं? युग गुस्से के साथ पलट कर कहता है, तुम मेरे सवालों के जवाब दोगी भी कैसे? तुम एक बहरूपिया जो हो। कामेश्वरी यक्षिणी कहती है, तुम्हें भी जो बोलना है बोलो युग, पर मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाली, ना ही मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब देने वाली हूँ। अगर मुझसे कोई सवाल पूछने का हक किसी को है तो वो सिर्फ मेरी बेटी यामिनी को है। युग चुप रहता है। इस बार वो पलटकर कुछ कह नहीं सका। उसे कामेश्वरी के मन में यामिनी के लिए हमदर्दी दिखने लग गई थी। कामेश्वरी यक्षिणी खुद ही बोल पड़ती है, तुम एक बार मुझे मेरी बेटी से मिलवा दो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे दूंगी। युग नाम में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, पर यामिनी तुमसे नहीं मिलना चाहती।
कामेश्वरी यक्षिणी कहती है, ये बात तो मैं अच्छे से जानती हूँ कि यामिनी मुझसे नहीं मिलना चाहती है। तभी तो ये बात मैं तुमसे कह रही हूँ, क्योंकि यामिनी किसी की बात माने न माने पर वो तुम्हारी हर बात मानती है। आखिर वो तुमसे प्यार जो करती है। युग को वापस से कामेश्वरी यक्षिणी के अंदर यामिनी से मिलने की तलब नजर आने लग जाती है और उसका गुस्सा शांत होने लग जाता है। उसके लहजे में बदलाव होने लग जाता है। युग ने पहले ही सोच कर रखा था कि कामेश्वरी यक्षिणी को बुलवाकर वो जान पाएगा कि कामेश्वरी यक्षिणी कैसे आजाद हुई थी और क्या सच में उसके दिल में यामिनी के लिए प्यार था। कामेश्वरी यक्षिणी की बातों से उसे ये तो पता चल गया था कि वो सच में यामिनी से प्यार करती थी, पर उसे अब भी ये पता नहीं चला था कि कामेश्वरी यक्षिणी कब और कैसे आजाद हुई थी। कामेश्वरी यक्षिणी फिर युग से बोल पड़ती है, बोलो युग, क्या तुम मिलवाओगे मुझे मेरी बेटी से? मैं बस एक और बार मिलकर उससे बात करना चाहती हूँ और फिर उसके बाद तुम मुझसे जो भी पूछोगे मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूँ। युग के समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो पहले ही जानता था कि यामिनी कभी कामेश्वरी यक्षिणी से मिलने के लिए तैयार नहीं होगी। वो तो पहले ही यामिनी से कई बार इस बारे में पूछ चुका था, अपनी तरफ से सारी कोशिशें कर चुका था। कामेश्वरी यक्षिणी फिर बोल पड़ती है, युग, मैं तुम्हें सिर्फ यही नहीं बताऊंगी कि मैं उस भक्षानर की कैद से कैसे आजाद हुई, बल्कि तुम्हें उन सवालों के जवाब भी दूंगी जो तुम्हें आज तक नहीं मिले। कामेश्वरी यक्षिणी युग की आंखों में देखते हुए कहती है, तुम्हें आज तक पता नहीं चला ना कि लेखक बाबू ने मेरे साथ क्या बिसाहा किया था? तुम आज भी उस किताब की पहली पांडुलिपि ढूंढ रहे हो ना, जो किताब लेखक बाबू ने मेरे ऊपर लिखी थी, जिसका नाम था यक्षिणी एक डायन। युग हैरानी के साथ कामेश्वरी यक्षिणी से पूछता है, तुम्हें कैसे पता कि मैं अपने पापा की वो कहानी अभी भी ढूंढ रहा हूँ? कामेश्वरी यक्षिणी जवाब देती है, तुम्हें क्या लगा कि मैं सिर्फ अनुराग की आंखें पढ़ सकती हूँ? मैं तुम्हारी भी आंखें पढ़ सकती हूँ युग, जान सकती हूँ कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। आखिर तुम मेरे लेखक बाबू के बेटे जो हो। कामेश्वरी यक्षिणी फिर युग के सामने प्रस्ताव रखते हुए कहती है, अगर तुमने मुझे मेरी बेटी से मिलवा दिया तो मैं तुम्हें यक्षिणी यानी अपनी वो कहानी सुनाऊंगी जो लेखक बाबू ने तब लिखी थी जब वो पंचम गांव में नहीं गए थे, जिससे तुम आज तक अनजान हो। मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बताऊंगी, कुछ नहीं छुपाऊंगी, एक ऐसा सच जो आज तक तुम्हारे सामने नहीं आया। युग दुविधा में पड़ गया था। उसके समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो ये बात अच्छे से जानता था कि अब एक कामेश्वरी यक्षिणी थी जिसे पता था कि अनुराग और उसके बीच क्या बिसाहा हुआ था और क्यों कामेश्वरी यक्षिणी के सिवा कोई भी उसके सवालों का जवाब नहीं दे सकता था। कामेश्वरी यक्षिणी फिर बोल पड़ती है, बोलो युग, क्या तुम्हें मंजूर है? क्या तुम मिलवाओगे मुझे यामिनी से? बस एक बार हमारी फिर से मुलाकात करवा दो, फिर बाकी सब मैं खुद संभाल लूंगी। रजन भी युग पर दबाव बनाते हुए कहता है, हाँ बोल दे युग, आखिर तू भी तो यही चाहता था ना। युग मन ही मन सोचने लग जाता है कि वो क्या करे। वो काफी वक्त से बिसाहा के बारे में जानना चाहता था। सिर्फ बिसाहा ही नहीं बल्कि वो ये भी जानना चाहता था कि अगर यक्षिणी को भक्षानर के अंश ने कैद कर लिया था तो फिर वंदना ने कैसे उसे अनुराग के साथ ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर देखा था विराट की मौत के बाद। और तो और प्रशांत की मौत की क्या गुत्थी थी, उसको किसने मारा था और कब। कामेश्वरी यक्षिणी फिर युग से बोल पड़ती है, बोलो युग, तुम्हारा क्या फैसला है? क्या तुम तैयार हो? युग हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ मैं तैयार हूं, पर तुम पक्का मुझे बताओगी ना कि। युग अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही कामेश्वरी यक्षिणी खुद ही बोल पड़ती है, मैं तुम्हें हर एक बात बताऊंगी युग, मैं अपने वादे से कभी नहीं मुकरती हूँ और ये बात तुम भी काफी अच्छे से जानते हो। युग खामोश ही रहता है, वो पलट कर कुछ नहीं कहता है। कामेश्वरी यक्षिणी मुस्कुराते हुए कहती है, फिर अब कब तुम मुझे मेरी बेटी से मिलवा रहे हो युग? युग हकलाते हुए कहता है, अभी पहले मुझे यामिनी से बात तो करने दीजिए इस बारे में, तभी मैं कुछ बता पाऊंगा आपको। कामेश्वरी यक्षिणी कहती है, तो फिर जाओ युग, जल्दी जाकर यामिनी से बात करो। युग हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ मैं जाता हूँ, जल्दी ही मुलाकात होगी। इतना कहकर युग वहां से जाने लग जाता है। युग के जाते ही कामेश्वरी यक्षिणी और रज्जन भी वहां से जाने लग जाते हैं। युग वापस ग्रेवयार्ड कोठी की तरफ जाने लग गया था। वापस जाते वक्त भी उसके मन में यही चल रहा था कि वो यामिनी से क्या बोलेगा, कैसे उसे मनाएगा, कैसे उसे कामेश्वरी यक्षिणी से मिलने के लिए तैयार करेगा, क्योंकि यामिनी कामेश्वरी यक्षिणी का चेहरा तक नहीं देखना चाहती थी, तो मिलकर बात करने की बात तो दूर ही थी। इसी बारे में सोचते सोचते युग ग्रेवयार्ड कोठी पहुंच जाता है। जब वो ग्रेवयार्ड कोठी पहुंचता है तो देखता है कि ग्रेवयार्ड कोठी में सन्नाटा छाया हुआ था।
ठीक वैसा ही सन्नाटा जो उसके जाने से पहले था। युग सीढ़ियां चढ़ते हुए मन में सोचता है, इस वक्त तो यामिनी सो रही होगी। मैं उससे इस बारे में सुबह ही बात करूंगा और कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लूंगा उसे कामेश्वरी जी से मिलवाने का। यही सब सोचते हुए युग जब अपने कमरे में पहुंचता है तो हैरान रह जाता है। वो दरवाजे की दहलीज पर ही रुक जाता है। युग देखता है कि कमरे के अंदर यामिनी मौजूद नहीं थी, बिस्तर खाली पड़ा हुआ था। युग बिस्तर की तरफ देखते हुए हैरानी के साथ खुद से कहता है, ये यामिनी कहाँ पर चली गई? मेरे जाने से पहले तो वो यहीं पर सो रही थी। युग कुछ और सोचते हुए कहता है, कहीं वो मुझे ढूंढते हुए घाट पर तो नहीं चली गई? युग अगले ही पल ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं नहीं, यामिनी घाट पर आती तो मुझे जरूर दिख जाती, वो यहीं पर होगी। युग ग्रेवयार्ड कोठी में यामिनी को ढूंढना शुरू कर देता है। युग हर कमरे में जाते जा रहा था और यामिनी को पुकारते जा रहा था, पर यामिनी का कुछ जवाब नहीं आ रहा था। युग यामिनी को पुकारता है, यामिनी, यामिनी कहाँ हो तुम? पर उसकी पुकार का पलटकर कोई जवाब नहीं आता है, बल्कि सन्नाटा होने के कारण युग को ही उसकी आवाज दोबारा सुनाई दे रही थी। युग परेशान होते हुए खुद से कहता है, अब ये यामिनी कहाँ पर चली गई? कहीं उसे पता तो नहीं चल गया था कि मैं कामेश्वरी यक्षिणी से मिलने गया था और वो मुझसे नाराज होकर कहीं पर चली गई? यही सब सोचते हुए युग यामिनी को ढूंढते हुए रूम नंबर 666 में पहुंचा ही था कि वहां पर पहुंचकर ही उसके कदम अपने आप थम जाते हैं। वो यामिनी को पुकारना बंद कर देता है। युग को यामिनी तो मिल गई थी, पर यामिनी की हालत देखकर युग की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई थी। यामिनी रूम नंबर 666 के अंदर ही अपने दोनों घुटने मोड़कर फर्श पर बैठी हुई थी। वो फर्श पर ठीक उस जगह पर बैठी हुई थी जहां पर ट्रायंगल के अंदर आंख का निशान बना हुआ था। वो आंख की पुतली के एकदम ऊपर बैठी हुई थी। उसके बाल खुले और बिखरे हुए थे। माथे पर बड़ी बड़ी पसीने की बूंदें थी। हाथ पर खरोच के कुछ निशान भी थे। उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी किसी के साथ हाथापाई हुई हो। उसने अपने हाथ की दोनों मुट्ठी बंद करके रखी हुई थी, जैसे उसके अंदर उसने कुछ थाम कर रखा हो। यामिनी की हालत देखकर युग भागते हुए कमरे के अंदर आता है और यामिनी के पास आकर बैठ जाता है। युग हड़बड़ाहट के साथ यामिनी से पूछता है, यामिनी, ये तुमने अपना क्या हुलिया बनाकर रखा हुआ है? तुम ठीक तो हो? और तुम इस कमरे में क्या कर रही हो? तुम तो अपने कमरे में सो रही थी ना? यामिनी अभी भी युग के सवाल का कुछ जवाब नहीं देती है। वो कहीं खोई हुई लग रही थी। युग यामिनी से फिर पूछ पड़ता है, बोलो यामिनी, ऐसे चुप मत रहो, बताओ तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? यामिनी हड़बड़ाहट के साथ कहती है, वो आए थे युग बाबू वो आए थे। युग हैरानी के साथ यामिनी से पूछता है, कौन आया था यामिनी? तुम किसकी बात कर रही हो? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।